दोस्तों नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों दोस्तों आज हम भारतीय संविधान में उसमें हम राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति में हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 तक हमने चर्चा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो वह वीडियो अवश्य देखें। आज हम दोस्तों राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां होती है, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों की चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि दोस्तों इसमें मैं महत्वपूर्ण आर्टिकल लेके आया हूँ जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है, राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सामान्य शक्तियां होती है और एक आपातकालीन शक्तियां होती है। दोस्तों सामान्य शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, सैनिक शक्ति होती है और कूटनीतिक शक्ति होती है और राज्यों से संबंधित शक्ति होती है। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम सबसे पहले राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनमें जो कार्यपालिका शक्ति है, हम सबसे पहले सामान्य शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं। दोस्तों देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। भारतीय संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है दोस्तों वह राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही कंटिन्यू करके चलते हैं। भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति को शासन संबंधी नियम बनाने तथा मंत्रियों में कार्य वितरित करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों भारत सरकार के समस्त जो कार्य हैं उनका संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, इसलिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो शासन संबंधी नियम बनाने तथा मंत्रियों में कार्य वितरण करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को समस्त कार्यों का संचालन करना होता है और राष्ट्रपति को शासन संबंधी नियम बनाने और मंत्रियों में जो कार्य वितरण होते हैं, कार्य वितरण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही आर्टिकल 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों आर्टिकल 78 के अंतर्गत क्या प्रावधान रखे गए हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है तथा प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को प्रशासन से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध कराए। और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है दोस्तों कि वह राष्ट्रपति को प्रशासन से संबंधित जो सभी सूचनाएं हैं वह उपलब्ध कराए। तो दोस्तों आर्टिकल 78 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को प्रशासन से संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध कराए। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 268। इसमें दोस्तों
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो दोस्तों पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 268 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो ये तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भारत में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो दोस्तों जो भारत में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनमें कौन कौन सी है। प्रधानमंत्री तथा मंत्री, यानी प्रधानमंत्री और मंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों महान्यायवादी, लोकपाल, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, राज्यों में राज्यपाल। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की द्वारा जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो कौन कौन सी है, कि कौन कौन से पद है जिनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों महान्यायवादी है, लोकपाल, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है, राज्यों में राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। और जो स्वयं है कुलाधिपति, यानी राष्ट्रपति जो है स्वयं क्या है, कुलाधिपति रहता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है एवं सभी महत्वपूर्ण केंद्रीय आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये नियुक्तियां आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं कार्यपालिका शक्ति देखी अभी हमने। अब देखते हैं राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं, सामान्य शक्तियों के अंतर्गत जो विधायी शक्तियां हैं वो देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति स्वयं संसद का अंग होता है, अर्थात संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। तो दोस्तों ये विधायी शक्तियां हैं और इसमें आर्टिकल 79 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति स्वयं संसद का अंग होता है। यानी दोस्तों संसद के जो 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। तो संसद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। तो दोस्तों ये जो बात कही गई है ये आर्टिकल 79 के अंतर्गत कही गई है कि संसद के जो अंग है, राष्ट्रपति स्वयं एक संसद के अंग होते हैं और संसद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय। तो दोस्तों आर्टिकल 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य जो आंग्ल भारतीय होते हैं तथा आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जिसका संबंध साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा से होता है। तो दोस्तों आर्टिकल आपको याद होने चाहिए कि आर्टिकल
80 के अंतर्गत राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसका संबंध साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा से होता है। और आर्टिकल 331 के अंतर्गत, आर्टिकल 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य आंग्ल भारतीय के नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों ये याद रखने की बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अधिवेशन को आहूत किया जाता है, उसका सत्रावसान किया जाता है तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो दोस्तों आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अधिवेशन को आहूत किया जाता है, उसका सत्रावसान किया जाता है तथा लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो दोस्तों ये शब्द हैं आहूत, सत्रावसान, विघटित, ये आपको याद होने चाहिए किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो दोस्तों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए और आर्टिकल में जो बात कही गई है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 86 में संदेश तथा अभिभाषण की बात कही गई है। आर्टिकल 86 में संदेश तथा अभिभाषण की बात कही गई है। आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण की बात कही गई है। तो दोस्तों आर्टिकल 86 तो है अभिभाषण और आर्टिकल 87 है विशेष अभिभाषण। तो दोस्तों ये दोनों आर्टिकल आपको विशेष याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 91 के अंतर्गत यदि राज्यसभा में सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों आर्टिकल 91 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि राज्यसभा में सभापति तथा उपसभापति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये आर्टिकल 91 के अंतर्गत ये प्रावधान है दोस्तों कि राज्यसभा में यदि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 95 के अंतर्गत यदि लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 95 के अंतर्गत यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आर्टिकल 95 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि अगर लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 103 के अंतर्गत
केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 103 के अंतर्गत केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर, तो दोस्तों यहाँ पर किसकी बात कही जा रही है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की, कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन की बात हो रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 103 के अंतर्गत केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद सदस्यों की निर्योग्यता का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 108 के अंतर्गत संसद में साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त जो बैठक है, संयुक्त बैठक की बात आर्टिकल 108 के अंतर्गत संसद में साधारण विधेयक पर अगर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति हो जाती है। दोस्तों आर्टिकल 108 के अंतर्गत संसद में साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अगर मतभेद की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल 108 के अंतर्गत बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संसद द्वारा पारित सभी विधेयक अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं तथा राष्ट्रपति की सहमति से ही विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है। संसद के द्वारा पारित सभी विधेयक, यानी अगर संसद कोई भी विधेयक पारित करती है तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए वह जो विधेयक है वो भेजे जाते हैं तथा राष्ट्रपति की सहमति से ही विधेयक जो है कानून का रूप ग्रहण करता है। यानी दोस्तों संसद अगर कोई कानून बनाती है तो सबसे पहले जो विधेयक है वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति सहमति दे देते हैं तो वह जो विधेयक है वो कानून का रूप ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई भी विधेयक है वो संसद द्वारा पारित होने के बाद में अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास में भेजे जाते हैं, अगर राष्ट्रपति सहमति दे देते हैं तो वह विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है। यदि अब यहाँ पर देखो बात कही गई है धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, यानी जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह बाध्य होता है। यहाँ पर धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक की बात कही जाए तो सहमति देने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों, बाध्य होता है। परंतु अन्य साधारण विधेयकों को राष्ट्रपति एक बार संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दोस्तों अगर धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के अलावा अगर कोई साधारण विधेयक है तो राष्ट्रपति एक बार संसद के पास उस विधेयक को पुनः विचार करने के लिए लौटा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक है इसके लिए सहमति देने के लिए राष्ट्रपति दोस्तों बाध्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, परंतु पुनर्विचार के पश्चात पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो दोस्तों
पुनर्विचार के बाद में जो पारित विधेयक है उस पर सहमति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, यानी राष्ट्रपति को सहमति प्रदान करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं, जब संसद सत्र में ना हो तथा किसी भी कानून का निर्माण आवश्यक हो गया हो तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए दोस्तों, जब संसद सत्र में ना हो तथा किसी भी कानून का निर्माण आवश्यक हो गया हो, यदि किसी कानून का निर्माण आवश्यक है तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यानी दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह है तथा आयोजित होने पर 6 सप्ताह तक रहती है। जो अभी देखा अपन ने दोस्तों कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जो अध्यादेश है जिसकी अधिकतम अवधि 6 माह तक, अधिकतम की बात करें तो दोस्तों 6 माह तक तथा आयोजित होने पर 6 सप्ताह तक रहती है। यानी अधिकतम जो अवधि रहेगी दोस्तों वह रहेगी 6 माह तक और आयोजित होने पर 6 सप्ताह तक रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र के सभी आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं, जिसे राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के समक्ष रखवाता है। तो दोस्तों, केंद्र के जो सभी आयोग हैं वह सभी आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति प्रतिवर्ष जो वार्षिक प्रतिवेदन है उस वार्षिक प्रतिवेदन को प्रतिवर्ष संसद के समक्ष रखवाता है। तो दोस्तों, आज हमने जो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां हैं और सामान्य शक्तियों में जो कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्तियों की आज हमने बात की है। दोस्तों, नेक्स्ट जो सामान्य शक्तियां हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।